हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियेश। आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 के प्रीलिम्स एग्जाम की स्ट्रैटेजी कि कैसे मैंने आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 के प्रीलिम्स एग्जाम में आउट ऑफ 80 69.25 मार्क्स स्कोर किए। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अभी बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स का रिजल्ट आया, जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एनआईसीएल असिस्टेंट। आप में से कुछ स्टूडेंट का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो आपको अभी निराश, हताश या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड प्रिपरेशन करता था बैंकिंग एग्जाम्स का, उसका नाम था दिनेश। जब मेरा एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ तो उस बेचारे का एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हुआ। वो थोड़ा सा निराश था, लेकिन उसने मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो डेली मॉक टेस्ट देता था, डेली करंट अफेयर करता था और कुछ दिनों के बाद एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ और उसमें दिनेश का सिलेक्शन हुआ और अभी दिनेश एसबीआई में एज ए ऑफिसर स्किल 1 सेलेक्टेड है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़ देना या निराश, हताश या परेशान होकर कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, बार बार एग्जाम दे रहा हूँ। तो ऐसा निगेटिव थॉट बिल्कुल आपको अपने माइंड में नहीं लाना है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का भी एग्जाम होना बाकी है। आपके पास अभी गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगस्त में उसका प्रीलिम्स होगा, सितंबर अक्टूबर में उसका मेंस होगा। तो अभी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप इजीली डेली 4 से 5 घंटे पढ़ के आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से रुक जाता होगा। उनका इंग्लिश वीक सब्जेक्ट होता है कंपेयर टू मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसकी वजह से या तो उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता, या फिर उनका मेंस क्लियर नहीं हो पाता, या फिर इंटरव्यू में इंग्लिश में बोलते हुए वो अटक जाते हैं। तो भाई आपके लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में इंग्लिश सब्जेक्ट पूछे ही नहीं जाते। इंग्लिश के आपको 0 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में या आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में। सिर्फ और सिर्फ आपसे रीजनिंग और मैथ्स पूछे जाएंगे। इनफैक्ट मेंस के एग्जाम में भी आप इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट की जगह हिंदी एज ए सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और हिंदी के 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में इंग्लिश कभी भी आपके सिलेक्शन में रुकावट नहीं बनेगा। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंग्लिश की जगह आप हिंदी में क्वेश्चन को सिलेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एज ए सब्जेक्ट भी आप हिंदी को चूज करके हिंदी के 40 क्वेश्चन कर सकते हो और आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो इंग्लिश आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए कोई बैरियर नहीं है। हिंदी में आप एग्जाम दो और अपना सिलेक्शन लो। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 3 के बारे में। फ्रेंड्स, हम सबों को अपने फैमिली से काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्यार है और हम सब चाहते हैं अपने फैमिली के पास आसपास रहे ज़िंदगी भर और हमें कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें हमें अपने फैमिली से, अपने स्टेट से दूर जाके दूसरे स्टेट या अदर स्टेट में जॉब करना ना पड़े। तो आरआरबी पीओ फ्रेंड्स, आप सबों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका अगर होम स्टेट में आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हो गया तो ताउम्र आपको आपके होम स्टेट में ही जॉब करना पड़ेगा। और कई बार आपको ऐसा अवसर मिलेगा कि आपको इनफैक्ट अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना पड़ेगा और आपको और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। आपको अपने घर के आसपास भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है आरआरबी पीओ में। तो आरआरबी पीओ उन सबों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी चाहिए, समाज में अच्छी खासी इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए और अपने परिवार के पास रह के जो जॉब करना चाहते हैं उन सबों के लिए आरआरबी पीओ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में आपका ट्रांसफर ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आरआरबी पीओ में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जिस स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा ताउम्र पूरी जिंदगी आपको उसी स्टेट में जॉब करना पड़ेगा। तो आरआरबी पीओ का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 प्रीलिम्स एग्जाम्स के बारे में। टोटल 45 मिनट्स आपके पास क्वेश्चन होंगे 80, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मैथ्स के। रीजनिंग के लिए आपको मिलेंगे 25 मिनट्स और मैथ्स के लिए मिलेंगे आपको 20 मिनट्स, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग मस्ट हो गया है आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में लास्ट ईयर से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के सिलेक्शन में काफ़ी अहम रोल योगदान प्ले करता है वो है मॉक टेस्ट। जब मैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का प्रिपरेशन करता था तो मैं डेली मिनिमम 1 मॉक टेस्ट देता ही था। इनफैक्ट आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देने में तो मेरे को बहुत मजा आता था। मैं कभी कभी 2 मॉक टेस्ट देता था, कभी कभी 3 मॉक टेस्ट देता था और हमेशा ट्राई करता था अपने मार्क्स और रैंक को इम्प्रूव करने का। तो आप सबों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस बार आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो तो सबसे पहला और सबसे अहम रोल जो आपके सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेगा वो है मॉक टेस्ट। आपको डेली मिनिमम 1 मॉक टेस्ट देना है, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, क्योंकि अभी आरआरबी पीओ के अलावा और कोई आरआरबी क्लर्क के अलावा कोई एग्जाम है नहीं। तो आप कोशिश करो अभी स्टार्टिंग में 1 से 2, 2 से 3 मॉक टेस्ट देने का और अपने रैंक के साथ साथ अपने मार्क्स को भी इम्प्रूव करने का। आप देखो आपका वीक पार्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है,
उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और अपने मार्क्स इंप्रूव करो। अब आप में से कुछ स्टूडेंट जरूर ऐसे होंगे, जब भी मॉक टेस्ट देते होंगे तो अपने स्टेट का लास्ट ईयर का जाके कट ऑफ देखते होंगे कि ओके कट ऑफ 50 है, चलो मेरे को 50 मार्क्स टारगेट करना है। और जब मार्क्स आपके 50 के अराउंड आने लगते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो कि चलो हाँ मेरा प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लास्ट ईयर कितनी आपके स्टेट में वैकेंसी थी और इस ईयर कितनी आपके स्टेट में वैकेंसी आएगी, लास्ट ईयर क्वेश्चन का लेवल कैसा था और इस ईयर क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, ये कोई नहीं जानता। तो कभी भी ये मत सोचो कि ओके लास्ट ईयर कट ऑफ इतना था तो मेरे को हाँ कट ऑफ के आसपास मार्क्स मेरे आ रहे हैं तो मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे। नहीं, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना। 50 मार्क्स आ रहे हैं 55 का ट्राई करो, 55 आ रहे हैं 60 का ट्राई करो, 60 आ रहे हैं 65 का ट्राई करो। हमेशा ट्राई करो, जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता है आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि आप मॉक टेस्ट डेली देते हो, तो उसने मेरे को रिप्लाई किया कि नहीं भैया मैं 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट देती हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मेरे को मैथ्स में ये करना होता है, वो करना होता है, पूरा दिस करना होता है, डैट करना होता है। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको मैथ्स के किसी भी चैप्टर में पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे आरआरबी पीओ में या आरआरबी क्लर्क में पूछे जाएंगे उसका लेवल कैट या यूपीएससी का लेवल का बिल्कुल नहीं होता कि आपको पूरा पीएचडी करना है। आप आरआरबी पीओ के क्वेश्चन के लेवल को प्लीज समझो। आपका प्री का जो एग्जाम होगा उसमें आपके आरआरबी पीओ के प्री का जो लेवल होगा वो एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क के लेवल से थोड़ा सा अप होगा और आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लेवल से थोड़ा सा डाउन होगा। तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको किसी भी चैप्टर में पीएचडी नहीं करनी है, तो आप प्लीज मॉक टेस्ट डेली दो। अब आप मॉक टेस्ट देने बैठे, आप अगर सोचोगे कि सडन से आपके 10 से 15 दिनों में 20 से 60 या 40 से 70 मार्क्स आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक थोड़ा सा स्लो सा लंबा सा प्रोसेस है जो टोटली आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितना अच्छे से उसका प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से उसको एनालाइज करोगे, क्योंकि इस मॉक टेस्ट देना एक अलग बात है और उसका अच्छे से एनालिसिस करना अलग बात है। 2 स्टूडेंट है, एक बस डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अपना मार्क्स देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है कि वो डेली मॉक टेस्ट दे रहा है, उसका अच्छे से एनालिसिस कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट दे रहा है। तो यकीन मानो जो मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करके फिर मॉक टेस्ट दे रहा है उसके मार्क्स ज़्यादा इंप्रूव होंगे कंपेयर टू कोई बच्चा डेली बस मॉक टेस्ट दे रहा है, अपना मार्क्स देख रहा है और उसका अच्छे से एनालिसिस किए बिना नेक्स्ट मॉक टेस्ट दे रहा है। तो एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है और बहुत बड़ा फैक्टर है आपके मार्क्स को इंप्रूव कराने में। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी मॉक टेस्ट दो उसका अच्छे से एनालिसिस करो, तभी आपको वीक और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेंगे, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव हो पाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं कोई मॉक टेस्ट देता था और मेरे को मॉक टेस्ट में रीजनिंग में या मैथ्स में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होते थे, तो पहली चीज़ कोई भी क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट में होता है उसका सॉल्यूशन तो आपको टेस्ट कंप्लीट करने के बाद नीचे ही दिख जाता है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, आप इधर उधर भटकने के बजाय सीधा यूट्यूब पे सर्च मारो, वहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। किसी भी एक टीचर को पकड़ो, उनसे समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे टीचर को पकड़ो यूट्यूब पे और उनसे समझो और अपना कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि अब भी 3 to 4 मंथ्स है और आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि अगर आपका किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप इजीली उस टॉपिक को वीक पॉइंट से स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना बना सकते हो और उसमें अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, गेन कर सकते हो। अब आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। पहले बात रीजनिंग की करते हैं। रीजनिंग में 25 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने को होते हैं और रीजनिंग ऑलमोस्ट सबका अच्छा ही होता है। अब रीजनिंग में मार्क्स किसके ज़्यादा आते हैं? कोई स्टूडेंट किसी पजल को 6 से 8 मिनट में कर रहा है और कोई दूसरा स्टूडेंट उसी सेम पजल को 2 से 3 मिनट में कर रहा है। तो इतना डिफरेंस कैसे है? तो जो बंदे ने 2 से 3 मिनट में उस पजल को सॉल्व किया होगा उसने यकीनन रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होगी, पजल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होगी। तो जो भी स्टूडेंट रीजनिंग का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट देगा, मॉक टेस्ट देगा, अलग से पजल की प्रैक्टिस करेगा, उसके रीजनिंग में मार्क्स उतने इंप्रूव होंगे, उनका सिलेक्शन का चांस उतना अच्छा होगा और वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सेक्शन के बारे में प्रीलिम्स में रीजनिंग में आउट ऑफ 40 मेरे 37 पॉइंट समथिंग स्कोर थे। रीजनिंग में हमेशा पजल में स्टार्टिंग में करता था, लास्ट के 5 मिनट में कभी भी मैं रीजनिंग ट्राई नहीं करता था। मैं अपने मॉक टेस्ट के ही दौरान अपनी हैबिट बना ली थी कि मेरे को 4 से 5 जितने भी रीजनिंग में पजल पूछे जा रहे हैं उनको मुझे सबसे पहले करना, उसमें से भी जो सबसे इजी पजल है उनको सबसे पहले टारगेट करके सॉल्व करना है, ताकि मेरा रिदम बना रहे, मेरा स्पीड बना रहे और वो जैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाते हैं आपको एक पॉजिटिव फीलिंग भी आती है, वो आपका एग्जाम के टाइम में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं हमेशा सबसे पहले इजी पजल को चूज करता था, उनको सॉल्व करता था, फिर धीरे 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 अपने पजल के वो टफनेस या हार्डनेस लेवल को इंक्रीज करता था और लास्ट के 5 मिनट में हमेशा मैं अपना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करता था, जैसे इनइक्वालिटी, सिलॉक्स या फिर कोई मिसलेनियस के क्वेश्चन है, हमेशा वो करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि लास्ट के 5 मिनट है तो मैं 2 मिनट या 1.5 मिनट या 1 मिनट में 5 इनइक्वालिटी कर दूंगा, सिर्फ 5 सिलॉक्स कर दूंगा। तो हमेशा मैं ये करता था
और पजल हमेशा स्टार्टिंग में करता था, लास्ट में करने का मूर्खता या भूल बिल्कुल नहीं करता था। आरआरबी पीओ में लास्ट के 5 मिनट में मैं पजल इसलिए नहीं करता था क्योंकि गलती से आपने कुछ लेफ्ट की जगह राइट पढ़ लिया, आपकी जगह डाउन पढ़ लिया। एक तो ऐसे ही एग्जाम का आपके ऊपर प्रेशर रहता है, एग्जाम क्लियर करने का प्रेशर रहता है, ऊपर से आपने गलती से बाय मिस्टेक कुछ गलत पढ़ लिया और आप उस पजल में स्टक कर गए, तो वो आपका 5 मिनट भी चला जाता है और आपको मार्क्स मिलते हैं 0, और इससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पजल हमेशा स्टार्टिंग में कर लो। स्टार्टिंग में आपके पास टाइम रहता है कि अगर आपने गलती से कुछ मिस्टेकली कुछ पढ़ लिया तो आपके पास अब भी टाइम है कि आप उसको फिर से एक बार पढ़ के करेक्ट कर सकते हो। लास्ट के 5 मिनट में ऐसे ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उससे अच्छा आप लास्ट के 5 मिनट में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे इनइक्वलिटी, सिलॉक्स या जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप हमेशा लास्ट के 5 मिनट में ट्राई करो उसी को सॉल्व करने की। अब अगर आप रीजनिंग में वीक हो तो आपको नीड है अलग से सेक्शनल टेस्ट लगाने की। अगर आप किसी रीजनिंग के टॉपिक में वीक हो तो एक तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो। अगर आप पजल में वीक हो तो आपको नीड है बहुत सारे पजल की प्रैक्टिस करने की। आप यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी जाके सर्च करो, आपको बहुत सारे एग्जाम जैसे IBPS पीओ, SBI पीओ के प्रीलिम्स के या RRB पीओ के पास्ट के प्रीलिम्स के, उनसे मिलता जुलता बहुत सारा पजल आपको मिल जाएगा। आप उनको सॉल्व करो और वेराइटी ऑफ पजल को सॉल्व करो, और हमेशा ट्राई करो कि कल आपने किसी पजल को जितने टाइम में सॉल्व किया था, आज हम उससे कम टाइम में उस पजल को सॉल्व करें। क्योंकि अब तो सेक्शनल टाइमिंग है, 25 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 4 से 5 आपको पजल देखने को मिलेंगे। अगर आप एक पजल 5 मिनट में कर रहे हो तो 25 मिनट में तो आप 25 ही क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि अगर 5 मिनट में कर रहे हो तो 4 मिनट में करने का, 4 मिनट में कर रहे हो तो उस पजल को 3 मिनट में करने का। अपने टाइम बचाओ, ट्राई करो पजल को जल्दी से जल्द सॉल्व करने का, ताकि आप बाकी क्वेश्चन की तरफ भी मूव कर सको और उन क्वेश्चन को भी उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से टाइम दो। अब बात करते हैं मैथ्स सेक्शन के बारे में। देखो फ्रेंड्स, मैथ्स RRB पीओ का लाडला बिल्कुल नहीं है। मैथ्स के साथ RRB पीओ थोड़ा सा पक्षपात कर रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां अपने लाडले रीजनिंग को RRB पीओ 25 मिनट दे रहा है 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैथ्स को सिर्फ 20 मिनट मिलता है हमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मैथ्स में भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि DI हमेशा स्टार्टिंग में करो, लास्ट में कभी भी DI सॉल्व 4 मिनट, लास्ट के 5 मिनट में बिल्कुल ट्राई मत करो सॉल्व करने का। DI को आप स्टार्टिंग में सॉल्व करो, जैसे रीजनिंग में मैंने आपको सजेस्ट किया कि पजल को स्टार्टिंग में सॉल्व करो, लास्ट के 4-5 मिनट में मैथ्स में आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को रखो ना, क्वाड्रेटिक कर लो, अप्रॉक्सीमेशन कर लो, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन को बचा कर रखो, उसको लास्ट के 4-5 मिनट में सॉल्व कर लो, या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन लास्ट के 4-5 मिनट में ट्राई करो सॉल्व करने का। DI बिल्कुल ट्राई मत करो लास्ट के 4-5 मिनट में सॉल्व करने का, क्योंकि गलती से फंस गए या गलती से आपका DI सॉल्व नहीं हो पाया, आपके वो पूरे 2 से 3, 4 से 5 मार्क्स बेकार हो जाएंगे, टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा और आप थोड़े से पिछड़ जाओगे। तो स्टार्टिंग में ही आप ट्राई करो, अभी भी 4-5 मंथ है, अभी से ही हैबिट बना लो, स्टार्टिंग में ही जैसे ही पेपर स्टार्ट हो DI को ट्राई करो सॉल्व करने का। उसमें भी जो सबसे इजी DI हो पिक करो, उस इजी DI को पहले सॉल्व करने का, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो आपके कम टाइम में सॉल्व भी हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैथ्स के प्रिपरेशन के टाइम में स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि वो अर्थमेटिक को लेके काफ़ी ज़्यादा अर्थमेटिक को लेके सोचते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि अर्थमेटिक के एक चैप्टर जैसे टाइम एंड वर्क है, स्पिन एंड डिस्टेंस है, उसको लेके वो PhD करना शुरू कर देते हैं। वो कैट के लेवल का जाके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, UPSC के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके सॉल्व कर रहे हैं, BPSC के प्रीवियस ईयर का जाके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अरे यार, कोई भी मैथ्स के टॉपिक में इतना टफ लेवल का क्वेश्चन PO में बिल्कुल नहीं पूछा जाता। आप प्लीज़ एक बार जाके क्वेश्चन का लेवल चेक कर लो, ठीक है। आपको वहाँ पे PhD नहीं करना, आपको कम टाइम में एग्जाम सॉल्व करना है। तभी कोई बच्चा 4 घंटा डेली पढ़ता है और उसको पता है एग्जैक्टली कितना पढ़ना है, वो 5 से 6 महीने में अपना पेपर सॉल्व कर लेता है, क्लियर कर लेता है पेपर। वहीं कोई बच्चा लगा पड़ा सालों साल, जबकि वो उससे ज़्यादा पढ़ रहा है, लेकिन वो हर चैप्टर में जाके PhD कर रहा है। भाई PhD नहीं करना है, हमें यहाँ पे स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करना है। हमें एग्जैक्टली पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस डाटा थोड़ा चेंज होगा, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही होगा। तो हमें उस टाइप का, उस लेवल का जाके क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। किसी भी मैथ्स के, स्पेशली अर्थमेटिक के चैप्टर में हमें जाके PhD नहीं करना है, अपना यूजफुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको टाइम ही उतना आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप जाके करंट अफेयर करो ना। करंट अफेयर अभी से आप जितना ज़्यादा करोगे, आपके मेंस में उतने मार्क्स इंप्रूव होंगे, आपके सिलेक्शन का चांस उतना बन जाएगा। तो मेरा आप लोगों को एक और सजेशन है कि करंट अफेयर आप प्री के रिजल्ट होने के बाद क्या वेट बिल्कुल मत करो कि हाँ प्री मेरा क्लियर होगा तभी करंट अफेयर करना शुरू करूँगा। नहीं, आप करंट अफेयर आज से, अभी से करना शुरू कर दो। एटलीस्ट मैं तो बोलूँगा डेली का करो, अगर डेली का नहीं कर सकते तो कम से कम वीकली का करके जाओ। लेकिन करंट अफेयर जो जितना ज़्यादा करके जाएगा, जितना अच्छे से करके जाएगा, उसका एग्जाम क्लियर होने का चांस उतना ज़्यादा है, उसको उतना जल्दी जॉब मिलेगा। तो अब टोटली आप पे डिपेंड है। अगर आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए तो आप डेली मॉक टेस्ट दो, उसका अच्छे से एनालिसिस करो और डेली करंट अफेयर करो, आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा।
और फ्रेंड्स, जब भी मॉक टेस्ट देने जाओ तो पहले से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के जाओ कि पहले मेरे को ये करना है, फिर मेरे को ये करना है और लास्ट में मेरे को ये करना है। कभी सीधे जाके मॉक खोल करके मॉक टेस्ट देना शुरू मत कर दो, हाँ ये क्वेश्चन करें ये क्वेश्चन करें, नहीं, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के जाओ, आपका स्ट्रैटेजी वर्क करा तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं वर्क करा तो आप अपने स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम चेंज करते रहो अपने, ताकि आपके मार्क्स इंप्रूव होते रहे। मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्लियर सिग्नल है कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपने अपने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट के बारे में सोच करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और इस तरह से आप अपने मार्क्स इंप्रूव इजीली कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपने पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट के बारे में अच्छे से सोच के अच्छे से एनालिसिस करके तब बनाया था, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद था। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों के बारे में अच्छे से सोचो, अच्छे से एनालाइज करो, उस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और मॉक टेस्ट देने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी प्लीज़ बना के जाओ कि हाँ हमें पहले ये सॉल्व करना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, आरआरबी पीओ आप सबों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सबको पता है हमारे देश में रोजगार की कितनी ज़्यादा कमी है, और वहीं आरआरबी पीओ आपका अगस्त से पेपर शुरू होगा और 1 जनवरी को आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो इसमें काफ़ी जल्दी आपको रोजगार मिल जाएगा। आरआरबी पीओ के क्या सारे फायदे हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता रखा हूँ कि कैसे आप पूरी ज़िंदगी अपने होम स्टेट में रह के अपने घर वालों के साथ रह के आप अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, अपने माता पिता का अच्छे से केयर कर सकते हो, ख्याल रख सकते हो। IBPS पीओ SBI पीओ की तरह इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर आपका अब तक सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया तो भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरआरबी पीओ में आपसे सिर्फ प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे। मेंस में आप इंग्लिश की जगह हिंदी में अपना पेपर दे सकते हो, तो इंग्लिश आरआरबी पीओ में आपके लिए बैरियर बिल्कुल साबित नहीं होगा। और अगर वर्क लाइफ बैलेंस की पूरी बात किया जाए तो आरआरबी पीओ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कंपेयर टू SBI पीओ और IBPS पीओ आपका वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली अच्छा होने वाला है IBPS पीओ और SBI पीओ से। फ्रेंड्स, ये है मेरा आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का स्कोर कार्ड, जिसमें मेरा नाम प्रियस दिव्यम मेंशन है। रीजनिंग में मैंने आउट ऑफ 40 37.50 मार्क्स स्कोर किए, वहीं मैथ्स में मैंने आउट ऑफ 40 31.75 मार्क्स स्कोर किए, वहीं ओवरऑल आउट ऑफ 80 मैंने 69.25 मार्क्स स्कोर किए। और यकीन मानो फ्रेंड्स, अगर मैं 69.25 मार्क्स ला सकता हूं तो आप भी 100% मोर देन 69.25 मार्क्स ला सकते हो। और फ्रेंड्स, आप सबों को पता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन का सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी फेयर एंड फास्ट है। इसमें SSC के एग्जाम की तरह नॉर्मलाइजेशन का कोई भी झोल नहीं है, जहां एक शिफ्ट में 30 to 40 मार्क्स बढ़ रहे हैं वहीं दूसरे शिफ्ट में कोई मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल आरआरबी पीओ आप सबों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब भी 3 to 4 मंथ्स है और ये पर्याप्त समय है कि आप डेली मॉक टेस्ट दे के उसका अच्छे से एनालिसिस करके डेली करंट अफेयर दे के आप अपने मैथ्स या रीजनिंग या किसी भी सब्जेक्ट में वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बना के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, जम के अभी से तैयारी में लग जाओ, डेली मॉक टेस्ट दो, अच्छे से उसका एनालिसिस करो, डेली करंट अफेयर करो, अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ और अपना सिलेक्शन लो। फ्रेंड्स, अब की बाढ़ आरआरबी पाड़। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जम के मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।